हेलो दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है क्लाइमेक्स क्लासेस द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज मैं हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन कोट से कि दोस्तों व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। तो दोस्तों याद रखिएगा, व्यक्ति जो भी चाहे वह बन जाता है और जो चाहे वो बन सकता है अगर उसको विश्वास है और विश्वास के साथ वो इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जैसे दोस्तों अगर आपने सरकारी नौकरी को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है तो आप एक विश्वास रखिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी और लगातार प्रयत्न करते रहिए, लगातार चिंतन करते रहिए। जहाँ पर आप गलतियाँ करें उन गलतियों को सुधारते रहिए और धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। दोस्तों यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा कभी नहीं कि सफलता नहीं मिलती। अगर आप पूरी मेहनत से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी A.B. अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी सर स्टेफोर्ड किफ्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। दोस्तों कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। याद रखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो आया था वो 24 मार्च 1946 को आया था। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड किफ्ट। दोस्तों जब पूछा था क्वेश्चन, जब कैबिनेट मिशन आया तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा क्लीमेंट एटली। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे जो कि लेबर पार्टी थे। लेबर पार्टी भी पूछा थी क्लीमेंट एटली जो थे वो किस पार्टी से थे? तो याद रखिएगा वो लेबर पार्टी से थे। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वायसराय कौन थे भारत के? तो याद रखिए लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल उस समय भारत के वायसराय थे। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन क्या होता है? क्रिप्स मिशन क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा 23 मार्च 1942 को एक मिशन आया था। 23 मार्च 1942 को एक मिशन आया था, इसे क्रिप्स मिशन बोलते हैं। याद रखिएगा उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्स मिशन बोलते हैं, क्योंकि उसके जो हेड थे दोस्तों सर स्टेफोर्ड किफ्ट थे। तो सर स्टेफोर्ड किफ्ट थे जो, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया क्रिप्स मिशन। दोस्तों क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था जो क्रिप्स मिशन है ये पोस्ट डेटेड चेक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है संगम वंश के प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन नंबर बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन नंबर सी देवराय प्रथम या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्ण देवराय। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर प्रथम। संगम वंश के प्रथम राजा थे हरिहर प्रथम। दोस्तों संगम वंश कहाँ पे था? तो दोस्तों याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य था, उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने। दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने की थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंश हुए। एक पहला हुआ संगम वंश जो सबसे पहला राजवंश था, फिर दोस्तों सालू वंश हुआ, फिर तो तुलु वंश हुआ, उसके बाद दोस्तों अराविडु वंश हुआ। अराविडु। दोस्तों याद रखिएगा संगम वंश के जो संस्थापक तो हरिहर प्रथम थे, और पूछा जाता है कि संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो याद रखिएगा संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराज सेकंड थे। देवराज सेकंड संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। और क्वेश्चन आता है दोस्तों सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सालू नरसिंह जो थे सालू वंश के संस्थापक थे। सालू नरसिंह सालू वंश के संस्थापक थे। और दोस्तों पूछा था तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुलु वंश के संस्थापक रखिएगा वीर नरसिंह। नाम में थोड़ा सा बिल्कुल चेंज है दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा वीर नरसिंह तुलु वंश के संस्थापक थे। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? प्रतापी राजा कौन थे? तो याद रखिएगा कृष्ण देव राय। इनका जिक्र दोस्तों बाबर नामा में भी मिलता है जो कि बाबर की आत्मकथा है। दोस्तों एक और आता है कि अराविडु वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा अराविडु वंश के संस्थापक थे तिरुमल।
तिरुमल नाम था, अरावली वंश के संस्थापक था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो कि पेपर में बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। हम्पी दोस्तों 50 रुपये का जो नोट है भारत सरकार का, उसके पीछे हम्पी का ही चित्र अंकित है, याद रखिएगा। तो हम्पी कर्नाटक में वर्तमान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी, यानी ऑफिशियली स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 15 दिसंबर 1905 को, ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 1905 को, ऑप्शन नंबर सी 26 फरवरी 1906 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 18 जुलाई 1905 को। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 1905 को। ऑफिशियली जो स्वदेशी आंदोलन है दोस्तों 7 अगस्त 1905 को चला था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन क्या था, ये क्यों हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का त्याग करना और स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करना, उनका बहुतायत में यूज करना, उसका उपयोग करना, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना। दोस्तों इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। दोस्तों इस आंदोलन को क्यों स्टार्ट किया गया, इसके पीछे रीजन क्या था, तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के बाद जो बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में, तो वो उसी से नींव पड़ी स्वदेशी आंदोलन की, वो नींव पड़ी समझिए स्वदेशी आंदोलन की। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1911 तक चला, इस चीज़ को याद रखिएगा, 1905 से लेकर 1911 तक चला। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फ्रंटियर गांधी के नाम से निम्नलिखित में से किसे बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी को, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान से तो बहुत पेपर में प्रश्न आते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों फ्रंटियर गांधी कहते थे। दोस्तों इन्हें सीमांत गांधी भी कहते थे। फ्रंटियर गांधी सीमांत गांधी एक ही है। दोस्तों इन्हें बच्चा खां भी कहते थे, बच्चा खां। दोस्तों इन्हें बादशाह खां भी कहते थे, ये उपाधि दोस्तों इनको दी गई है बादशाह खां। और पाश्चूनों का घर भी बोलते थे दोस्तों, इनको पाश्चूनों का घर भी बोलते थे। तो याद रखिएगा सीमांत गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान और गर्व और प्राइड ऑफ पाश्चून, यानी कि पाश्चून के जो प्राइड गर्व कहे जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में अभी तक किन विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया गया है। तो याद रखिएगा 2 लोगों को दिया गया दोस्तों, एक तो है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे नेल्सन मंडेला जी, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि भारत रत्न सबसे पहले किस विदेशी नागरिक को दिया गया, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान की सीमांत गांधी को 1987 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, जो कि कोई विदेशी नागरिक थे, पाकिस्तान के थे दोस्तों। और नेल्सन मंडेला को दोस्तों 1990 में दिया गया है भारत रत्न, याद रखिएगा दोस्तों याद रखिएगा 1990 के 3 साल बाद 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। अब सी राजगोपालाचारी, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दोस्तों 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड हमेशा मैं 5 आंदोलन बताता हूँ ताकि आपको बिल्कुल वो याद हो जाए, फिर मैं कुछ नया चीज़ बताऊँगा। दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले चंपारण आंदोलन 1917 में, फिर दोस्तों अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ, फिर खेरा आंदोलन हुआ, फिर दोस्तों खेरा आंदोलन 1918 में हुआ, याद रखिएगा। फिर दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। दोस्तों अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा है कि कैबिनेट मिशन पहले आया कि पहले भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो याद रखिएगा पहले कैबिनेट मिशन आया, जो कि 24 मार्च 1942 को आया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जो कि उसके बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पल्लव वंश के कौन से राजा थे जो संस्कृत के नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर बी राज सिम्हा, ऑप्शन नंबर सी नरसिंह वर्मन, ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य। दोस्तों याद रखिएगा
पल्लव वंश के राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जो क्या करते थे, संस्कृत में नाटक लिखा करते थे। और दोस्तों पल्लव वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु, याद रखिएगा, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश की तो राजधानी कांची हुआ करती थी, कांची। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कांची कांचीपुरम के नाम से तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों किराता जूनियर के लेखक, एक दोस्तों प्रश्न यही आता है कि किराता जूनियर के लेखक कौन है। किराता जूनियर पुस्तक है, इसके लेखक कौन है जूनियर, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके लेखक है भारवी। और भारवी दोस्तों सिंह विष्णु के दरबारी थे। भारवी जो है सिंह विष्णु के दरबारी थे। सिंह विष्णु के लड़के थे दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश में संस्कृत के नाटक के लिए विख्यात हैं। इनका के नाटक भी पेपर में बहुत आता है, याद रखिएगा, मत विलास पैसन, याद रखिएगा, मत विलास पैसन इनके नाटक का नाम है, मत विलास पैसन। इस चीज़ को दोस्तों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1904, ऑप्शन नंबर सी 1906 या फिर ऑप्शन नंबर 1907। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1906। दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना दोस्तों 30 दिसंबर 1906, सॉरी 30 दिसंबर में हुई थी। तो 6 दिसंबर को नहीं, 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। दोस्तों इसके फेमस नेता की बात करें लोगों दोस्तों, तो थे मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, आगा खां। दोस्तों लियाकत अली खान ही पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और 1905 दोस्तों, अभी ऊपर मैंने बताया था स्वदेशी आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1025 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ के मंदिर का विनाश, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक, ऑप्शन नंबर सी महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण, या फिर ऑप्शन नंबर डी तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ के मंदिर का विनाश। दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए, याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका पहला आक्रमण याद रखिएगा दोस्तों, उसका जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था, जिसमें जयपाल को पराजय का सामना करना पड़ा था। दोस्तों सबसे फेमस उसका आक्रमण 1025 ईस्वी का, जिसमें उसने सोमनाथ के मंदिर का विनाश किया, जो कि उस समय सौराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता था और वर्तमान में दोस्तों यह गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों उसका सबसे लास्ट जो आक्रमण था पेपर में आता है, तो यार कि वो 1032 ईस्वी में सबसे लास्ट आक्रमण किया था। 1027 ईस्वी में दोस्तों सबसे लास्ट आक्रमण किया था। 1027 ईस्वी में सबसे लास्ट आक्रमण किया था, वो वो जाटों के विरुद्ध में किया था। दोस्तों जाटों के विरुद्ध में, जाट जो लोग थे उनके विरुद्ध में किया था। दोस्तों हुआ ये था कि जब ये यहाँ से 1025 में सोमनाथ से मंदिर से लूट के ले जा रहे थे, तो जाटों ने इन पर आक्रमण करके इनका कई सारा माल लूट लिया था। इसी के विरुद्ध में इन्होंने सबसे लास्ट आक्रमण भारत पर किया था, जो जाटों के विरुद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक प्रणाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी ईंट से बने भवन। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपने ईंट से बने भवन के लिए बहुत प्रचलित है। दोस्तों अब सिंधु घाटी सभ्यता से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता में अगर किसी स्थल की खोज हुई थी दोस्तों वो हड़प्पा 1920 में इसकी खोज हुई थी, तो इसे दोस्तों इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने कांस्य का यूज करना प्रारंभ कर दिया था, कांस्य का यूज करना प्रारंभ कर दिया था, कांस्य का निर्माण किया था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड
कुछ फेमस स्थल भी हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों लोथल पूछा जाता है कि लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है, तो लोथल वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में है। दोस्तों लोथल उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह हुआ करती थी। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित था, याद रखिएगा लोथा भोगवा नदी के तट पर स्थित था। दोस्तों कालीबंगा या कालीबंगन दोस्तों दोनों नाम से बुकों में लिखा है, तो याद रखिएगा कालीबंगन एक ही है। दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के तट पर था। दोस्तों कालीबंगन में काली चूड़ी बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी, उसी के नाम पर है। दोस्तों सबसे बड़ा जो शहर मिला था मोहनजोदड़ो, याद रखिए दोस्तों सिंधु नदी के तट पर था मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता निम्नलिखित में से कब हुआ था? 1947, 1965, 1971 या फिर 1999? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1965। दोस्तों ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। दोस्तों 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके बीच शांति समझौता हुआ था दोस्तों, एक वो ताशकंद समझौता था। उस समय दोस्तों जो मीडिएटर था जिसने समझौता कराने का काम किया था वो था USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ। दोस्तों इस समय ताशकंद कहाँ पर है? तो वर्तमान में दोस्तों ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम ताशकंद है, वहाँ पर करेंसी सोम चलती है। दोस्तों USSR का 1991 में विभाजन हो गया था। उसके बाद उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इस कई देशों का निर्माण हुआ था। दोस्तों पिछली वीडियो मैंने बताया था कि 1991 में USSR का या सोवियत संघ का अलग हो गया था दोस्तों, पार्टीशन हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किंग जॉर्ज प्रथम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय स्थल बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर बी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया टर्मिनस या फिर ऑप्शन नंबर डी गेटवे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है जो कराया गया था वो किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी की भारत की यात्रा पर कराया गया था 1911 में। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया वर्तमान में मुंबई में स्थित है और दोस्तों मुंबई को माया नगरी और भारत देश की आर्थिक राजधानी है। दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। दोस्तों इंडिया गेट तो सभी को पता है कि दिल्ली में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम दोस्तों वर्तमान में इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है। याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इनका नाम रखा है। दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम भी दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया और ये भी मुंबई में स्थित है। दोस्तों 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 1912 में हुई थी। ऑफिशियली जो घोषणा की गई थी दोस्तों 1911 में ही की गई थी। दोस्तों मुंबई में ही मैंने बताया था एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। वहीं एलोरा की और अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? निम्नलिखित में से कौन थे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के दोस्तों राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों दादा भाई नौरोजी कौन से, इनसे क्या पेपर में आता है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष भी थे जो 1886 में बने थे कलकत्ता अधिवेशन में। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों इसलिए फेमस है इन्हें,
ये ऐसे पहले एशिया के व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इनको साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, और महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, तो पूछा था पेपर में कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने दी थी। और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। दोस्तों मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, या फिर ऑप्शन नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। दोस्तों मैं इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर आएगा, पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी? तो दोस्तों याद रखिएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में ही अध्यक्ष थी। दोस्तों अगर आ जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला आ जाए, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा दोस्तों वो होंगी सरोजिनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन। अगर दोस्तों प्रश्न आ जाए कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आएगा दोस्तों आंसर इंदिरा गांधी। दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रथम भारतीय राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति क्या थी, तो दोस्तों इस नीति का जो स्टार्ट किया था, ये बनाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। और इस नीति का उद्देश्य था दोस्तों, जो भारत के राजवंश हैं जिनके कोई भी पुत्र नहीं हुआ है, उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसी नीति का दोस्तों बहुत विरोध हुआ था। याद रखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि इस नीति के तहत सबसे पहले भारत का कौन सा राज्य या कौन सी रियासत मिलाई गई थी, तो याद रखिएगा सतारा 1848 में दोस्तों रखिएगा 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। उसके बाद दोस्तों धीरे करके कई देसी रियासतों को मिलाया गया दोस्तों अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य में। दोस्तों लॉर्ड कर्जन की फेमस है। लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और उस समय दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था, और उसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लॉर्ड डफरिन, दोस्तों लॉर्ड डफरिन जो थे, इनके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, एओ ह्यूम ने स्थापना की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसलिए याद रखिएगा पूछा जाएगा पेपर में कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों इनके नाम में ही बैन लगा हुआ है, तो याद रखिएगा इन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा और शिशु बालिका हत्या पर इन्होंने बंद करवा दिया था, मतलब प्रतिबंध लगवा दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश द्वारा जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। अब दोस्तों पेपर में आ सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इससे रिलेटेड है दोस्तों याद रखिएगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश की तरफ से थे, और बंगाल के उस समय जो नवाब थे तो सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध को सिराजुद्दौला हार गए थे, क्योंकि उन्हीं के बीच में मीर जाफ़र ने, जो उनके सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने दगाबाजी कर दी थी मीर जाफ़र ने। दोस्तों याद रखिएगा।
और उसी के बाद दोस्तों मीर जाफ़र के बाद बंगाल की गद्दी पर मीर कासिम बैठे और मीर कासिम ने एक बार फिर अंग्रेज़ों का विरोध किया, तो फिर दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ। याद रखिएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध में दोस्तों एक तरफ थे मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, शाह आलम सेकंड जो कि मुग़ल शासक थे, और दोस्तों अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों की तरफ से थे जिन्होंने नेतृत्व किया था अंग्रेज़ों का, और इसमें भी अंग्रेज़ जीत गए थे और मीर कासिम हार गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? ऑप्शन नंबर ए 347, ऑप्शन नंबर बी 490, ऑप्शन नंबर सी 565 या फिर ऑप्शन नंबर डी 418। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 565। स्वतंत्रता के समय भारत में टोटल 565 रजवाड़े थे। दोस्तों इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य रखे गए थे, तो याद रखिएगा 389 सदस्य रखने की बात की गई थी संविधान सभा में, जिनमें से दोस्तों 292 प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांतों थे, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे और 93 दोस्तों देसी रियासतों से थे। तो जब दोस्तों चुनाव हुआ तो चुनाव पर 296 सीटों में से याद रखिएगा दोस्तों 208 सीटें कांग्रेस से जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटों पर अन्य सदस्य निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? कौन सी रानी थी अहमदनगर की उन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन नंबर बी चांद बीबी, सी रजिया सुल्तान और डी जीनत महल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चांद बीबी। दोस्तों अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी, उन्होंने अकबर का विरोध किया था और ये दोस्तों 1595 में युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। चांद बीबी ने दोस्तों बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से शादी की थी। रानी दुर्गावती दोस्तों गोंडवाना की रानी थी, गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती। और रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ये दोस्तों इल्तुतमिश की लड़की थी और गुलाम वंश से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में दोस्तों गुलाम वंश था उससे संबंधित है। जीनत महल दोस्तों बहादुर शाह जफर सेकंड की पत्नी का नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1191 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1192 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1193 ईस्वी में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1194 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1192 ईस्वी में। दोस्तों तराइन के 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय हुआ था। दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, पृथ्वीराज चौहान थर्ड याद रखिएगा वो तृतीय थे, एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों वो भी नहीं दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें अब की पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी दोस्तों जीत जाता है। और उसी के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत का टाइम पे स्टार्ट होता है और गुलाम वंश की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में या फिर ऑप्शन नंबर डी सिकंदरा में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। दोस्तों सिकंदर लोदी वंश का एक शासक हुआ करता था। लोदी वंश की स्थापना दोस्तों बहलोल लोदी ने की थी। दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वंश था। दोस्तों मकबरे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसे याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है दोस्तों, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में, याद रखिएगा शाहदरा लाहौर में, शाहजहाँ का मकबरा आगरा किला आगरा में है, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1916
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी अंबिका चरण जिंदा। अंबिका चरण दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार, जिंदा नहीं दोस्तों, मजूमदार, याद रखिएगा मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों इसे लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। 1916 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसी अधिवेशन में गरम दल, कांग्रेस के दो दल थे, गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ था और मुस्लिम लीग भी इसी अधिवेशन में आई थी। दोस्तों याद रखिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एक बार 1938 में है और दूसरी बार 1939 में। ये हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों, ये त्रिपुरी अधिवेशन है। उसके बाद दोस्तों 1947 में रिजाइन कर देते हैं और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन। दोस्तों याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो स्टार्ट किया था वो लॉर्ड लिटन ने किया था, जबकि जिसकी समाप्ति की थी वो लॉर्ड रिपन ने की थी। समाप्ति लॉर्ड रिपन ने की थी। दोस्तों ये एक्ट लाया क्यों गया? तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन भारतीय समाचार पत्र जो थे उन पर रोक लगाने के लिए लाया था। मुख्यतः जो समाचार पत्र था जिस पर रोक लगाना था उसको नाम याद रखिएगा, उसका नाम था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश समाचार पत्र पर मुख्यतः रोक लगाना था, जिससे भारतीय लोगों में आज़ादी के प्रति चिंगारी ना हो और भारत आज़ाद ना हो पाए, वो अपना शासन कायम रख सके। लेकिन दोस्तों लॉर्ड रिपन जब आया तो उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की फेमस है, तो याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड लिटन दोस्तों भी मैंने बताया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था लॉर्ड लिटन ने दोस्तों भारतीय सिविल सेवा जो थी उसमें जो कैंडिडेट थे उनकी आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। और जब दोस्तों उसके बाद लॉर्ड रिपन आते हैं तो लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देते हैं और वापस इस आयु को 19 वर्ष से 21 वर्ष कर देते हैं। दोस्तों लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के गवर्नर थे वो दोस्तों लॉर्ड डफरिन थे, याद रखिएगा। दोस्तों इस तरह टॉप 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं हिस्ट्री के। और दोस्तों मैंने टॉप 20 के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट बताए हैं, तो दोस्तों टॉप 100 हो जाते हैं। समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन के साथ 10-10 फैक्ट मैंने बताए हैं। दोस्तों क्वेश्चन हर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों मैंने टॉप 20 GS क्वेश्चन बनाए जनरल स्टडीज़ के, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर सबके मिले जुले क्वेश्चन रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं तो उनको जाकर जरूर दोस्तों देख लीजिएगा। और पॉलिटी की अभी एक पूरा टॉप 20 का क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है, उसको भी दोस्तों जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों 5 बजे करीब मैं इस वीडियो की PDF लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।